माननीय राहुल गांधी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये इस बात की कंफर्मेशन है। अभी इजराइल के द्वारा लेबानन में किए जा रहे हमले से आप बखूबी समझ गए होंगे कि लेबानन में मुस्लिम राज है। इजराइल ने फिलीपींस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो सुन्नी मुस्लिम थे और वो लेबनान में घुसने लगे। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, पिछले एक साल से माननीय राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना और भारत के खिलाफ हर चीज की वकालत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पागल हो गई है और सत्ता की चाह में राहुल गांधी अनाप शनाप कुछ भी बोल ही रहे हैं। अमेरिका के उनके बयानों के देख लीजिए, या फिर अभी हरियाणा में वो लगातार कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। वो असल में अब वामपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं और पहचान की राजनीति, जिसको कहते हैं ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उस्ताद हो गए हैं और अंततः भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये इस बात की कंफर्मेशन है। लेकिन पिछले 10 सालों की बदलाव आ रहा है, आप इसे पसंद करें या ना करें। पहचान की राजनीति, जो मैंने कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से और अनिवार्य रूप से एक शानदार सभ्यतागत मंथन द्वारा किनारे की जा रही है, जो हर बार और हर जगह ताकत हासिल करती है और संख्या में बढ़ती है। जब भी आइडेंटिटी कार्ड खेला जाता है, यह इसका रिजल्ट है। ये राजनीतिक मंथन का केंद्र एक विशाल विविध धार्मिक दायरे के भीतर जाति विभाजन को बांटना है। ये विभाजन सबसे पहले तब पैदा हुए जब इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा लगातार सदियों तक विजय के कारण एक पुरान जीवन शैली एक भयानक अस्तित्वगत खतरे में आ गई, जिसमें उपमहाद्वीप के अधिकांश प्राचीन शहर, वाणिज्य अनुष्ठान और पारंपरिक शिक्षा के महान केंद्र या तो नष्ट हो गए हैं या आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिए गए, या विभाजन 2 शताब्दियों की परजीवी उपनिवेश करके दौरान और भी अधिक कठोर हो गए हैं, जिसके दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को ये कसन पाटन में आमूलचूल परिवर्तन के कारण, बिल्कुल बोला जाए तो इसको बर्बाद कर दिया गया है और परिणाम स्वरूप अधिकांश के लिए उपलब्ध संसाधन का हिस्सा बहुत कम हो गया है। घोर गरीब जीवन का नया तरीका बन गई है और अगर ये पर्याप्त पीड़ा नहीं थी तो स्वतंत्रता, जिसे समृद्धि के एक नया युग की शुरुआत करनी चाहिए थी, नहीं है। इसकी बजाय समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक आधार पर उपमहाद्वीप के खूनी विभाजन को पहले से ही पराजित मिश्रण में पेश किया गया है। कांग्रेस और उसके कई उत्तराधिकारी दलों ने एक भयानक राजनीतिक गलती की, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को जाति संबंधी एकीकरण के प्रतिकार के रूप में इस्तेमाल करना था, क्योंकि इसने कांग्रेस को राजनीतिक स्पेक्ट्रम के एक छोर पर धकेल दिया, जहां से वास्तव में कोई वापसी नहीं है। और वास्तव में कांग्रेस हाल ही के दिनों में इस्लाम का राजनीतिक साधन बन गई है। अब इन सवालों पर हमको विचार करना चाहिए। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्यों चाहता है जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, डेमोग्राफी के अनुसार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्यों, ये सोचने वाली बात है मित्रों। आप ध्यान दीजिए इसको।
का कांग्रेस का इकोसिस्टम क्यों सीएए, एनआरसी का विरोध करता है? कांग्रेस का इकोसिस्टम क्यों चाहता है कि भारत रोहिंग्या को शरण दे? अब मैं आपको लेबानन परियोजना के बारे में बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि हम कांग्रेस को इस्लाम का राजनीतिक साधन क्यों कह रहे हैं और वे सीएए और एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन या यूसीसी का विरोध ये क्यों कर रहे हैं। अभी इजराइल के द्वारा लेबानन में किए जा रहे हमले से आप बखूबी समझ गए होंगे कि लेबानन में मुस्लिम राज है, लेकिन आपको पहले की कहानी नहीं मालूम होगी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1943 में लेबानन ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी डेमोग्राफी के अनुसार पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अपनाया और उस समय 55% ईसाई थे और 40% सुन्नी और शिया मुस्लिम थे और इसलिए उन्होंने एक मॉडल बनाया है। राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी होगा, संसद का अध्यक्ष शिया, उप अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। मतलब ये कि जिनकी संख्या अधिक होगी उन्हें अधिक शक्ति मिलेगी। यह लेबानन मॉडल था। जैसे ही ये मॉडल लागू हुआ, मुसलमानों ने अपना जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर दी। अब जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो आप मुसलमान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उस समय एक और भी बात हुई। 1948 से इजराइल ने फिलीपींस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो सुन्नी मुस्लिम थे और वो लेबनान में घुसने लगे। लेबनान की इजराइल के साथ बहुत बड़ी सीमा है। लेबनान के ईसाई उन्हें देश में नहीं पालते थे, लेकिन वामपंथी दलों ने मानवता अधिकारों के नाम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और स्थानीय मुसलमानों ने उन्हें पहचान पत्र बनाने में मदद की। इस्लाम के नाम पर और ईसाइयों के खिलाफ युद्ध के नाम पर शिया और सुन्नी दोनों एकजुट हो गए। मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और लेबानन की डेमोग्राफी बदलती रही। 1975 तक ये उस स्थिति में पहुंच गई जब मुसलमानों की संख्या ईसाइयों के बराबर हो गई। 1970 तक लेबानन एक बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत देश था। लेबानन को पूर्व का स्विट्जरलैंड और बेरूत को पूर्व का पेरिस कहा जाता था। महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था। 1975 में जब मुस्लिम आबादी सीमा पार कर गई तो उन्होंने वही किया जिसमें वे सबसे अच्छे थे। उन्होंने देश में गृह युद्ध शुरू कर दिया और लेबानन जलने लगा। ईसाइयों ने भी प्रतिरोध किया। 1990 तक 15 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। मुसलमानों को केवल सैन्य युद्ध में ही हराया जा सकता है। आप उन्हें गृह युद्ध में नहीं हरा सकते, क्योंकि मुसलमान समुदाय का हर नागरिक धर्म के लिए मरने को तैयार है। 1982 में इसी गृह युद्ध ने हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। 1990 में गृह युद्ध समाप्त हो गया जब लेबानन पूरी तरह से मुस्लिम देश बन गया। अब आज पूर्व का स्विट्जरलैंड अपने आतंकवादी संगठन के लिए मशहूर है। पूरा देश तबाह हो गया है। महिलाओं के लिए कोई आजादी नहीं है और यहाँ शरिया का पालन करने वाला देश है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक विचार ने लेबानन का तबाह कर दिया और वामपंथी इस्लामाबादी गठबंधन ने इनमें अहम भूमिका निभाई। अब भारत के मार्क्सवादी भारत में भी यही मॉडल लागू करना चाहते। यही वजह है कि कॉमरेड राहुल गांधी हर जगह यही नारा लगाते हैं, जबकि उनका इकोसिस्टम धीरे धीरे भारत में जनसांख्यिक परिवर्तन कर रहा है। आप उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, राजस्थान और देश की तमाम तरह की हिस्सों में मुसलमान आबादी बढ़ते देखते रहेंगे। जिस तरह से ट्रेन्स को डीरेल करने की साजिश हो रही है, मंदिर पर हमले बढ़ रहे हैं, हिंदू त्योहार पर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, यही
एक लेबानन मॉडल है। बिल्कुल भारत में ये लोग लेबानन मॉडल बनाना चाहते हैं। अंतिम लक्ष्य गजवाया हिंद। यह खतरा बहुत बड़ी है। अगर देश अब भी राहुल गांधी और उनकी मसूमों से अनजान बना रहे तो बस दिन दूर नहीं होगा जब इस देश की हालत लेबानन जैसे हो जाएगी और हो ही जाएगा। इतिहास गवाह है, इसलिए मैंने लेबानन की एग्जाम्पल दिया। मित्रों, ये बातें आप खुद समझिए, आपका बच्चे को समझाइए। ये नहीं है कि जब तक मेरे सर ना फटे हम घर में चुप बैठे। जब देश को डिवाइड कर रहे हैं, समाज को कर रहे हैं, उसकी खून का छींटा आपके घर पे, परिवार पे, आपके ऊपर पड़ना है, इस देश के ऊपर पड़ना है। और यही इन लोगों की कंस्पिरेसी। आज के लिए इतना। इंडिया थिंक्स में मैं फिर से आपसे जुड़ा रहूंगा। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।